अशोक सम्राट तो औरंगजेब आलमगीर जालिम कैसे। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा खूब सुर्खियां बटोर रही है। मरकजी किरदार में विक्की कौशल हैं, जबकि औरंगजेब आलमगीर का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है। फिल्म को 4.5 की रेटिंग मिली है। फिल्म जिस एतबार से सिनेमा घरों में चल रही है, इसे देखकर लगता है फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी। हस्बे मामूल इस फिल्म में भी दीगर मुगल हुक्मरानों की तरह औरंगजेब आलमगीर को विलन, जबकि मराठा रहनुमा छत्रपति संभाजी को हीरो दिखाया गया है। इस फिल्म की सहर अंगेजी का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि किसी सिनेमा घर में यही फिल्म चल रही थी, तभी एक 6 साल का बच्चा जो अपने घर वालों के साथ फिल्म देखने आया था, फिल्म के किसी सीन पर बिलक बिलक कर रोने लगा, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जबकि एक दूसरे सिनेमा घर में एक हिंदू नौजवान ने फिल्म में दिख रहे औरंगजेब आलमगीर पर हमला कर दिया और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन को नोच डाला, जिसके चलते सिनेमा को 1.5 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। बाद में पुलिस ने उस सरफिरे नौजवान को गिरफ्तार कर लिया और नुकसान की भरपाई भी करवाई। किसी ज़माने में बॉलीवुड के ही किसी एक्टर ने कहा था, जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा रहेगा लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। लेकिन बात अब बेवकूफ़ बनाने से भी आगे निकल चुकी है। अब तो फिल्में नफ़रत परोसने का ज़रिया बन चुकी हैं। अब इसी फिल्म को ले लें, चूँकि इस फिल्म में प्रोपेगेंडा खूब कूट कूट कर भरा गया है, लिहाजा प्रधानमंत्री ने भी इसकी खूब तारीफ की। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। बहरहाल अब आते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। पूरी फिल्म मुगलों और मराठाओं के टकराव पर मुश्तमिल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुग़ल विलन हैं, जबकि मराठा हीरो। फिल्म में मराठाओं की बहादुरी का अंदाज़ा इससे लगाएं कि मराठाओं की 200 लोगों की फ़ौज भी मुग़लों की लाखों लोगों की फ़ौज पर भारी पड़ती है। आखिर में जब औरंगज़ेब आलमगीर मराठा सिपह सालार संभाजी को गिरफ्तार करते हैं तो उसे इस्लाम कबूल करने की पेशकश करते हैं। संभाजी इनकार कर देते हैं तो मुग़ल शहंशाह उनकी आंखें निकलवाकर बड़ी बेदर्दी से उन्हें कत्ल करवा देते हैं। फिर पर्दे के सामने बैठे नाजरीन की नज़र में संभाजी अमर, जबकि मुग़ल शहंशाह जालिम और क्रूर बन जाते हैं। हकीकत यह है, किसी भी हुक्मरान की अव्वलीन तरजीह रियासत की हिफाजत और इक़्तिदार आला की सालमियत को बरकरार रखने की होती है। वो रियासत से टकराने वालों को मुआफ़ नहीं कर सकता, वरना फिर तो मुल्क में अनारकी फैल जाएगी, जगह जगह बागी सर उठाएंगे और मुल्क टुकड़ों में बट जाएगा। और फिर तारीख़ भी तो ऐसे हुक्मरान को ताकतवर और महान मानती है, जिसने अपनी रियासत को वसी करके उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया हो। बतौर मिसाल हम यहाँ कुछ तारीख़ी वाक़यात ज़िक्र करेंगे। पहली मिसाल 261 क़ब्ल मसीह की है, जबकि अशोक सम्राट ने रियासत कलिंगा, जो अभी उड़ीसा है, के राजा को अपनी इताअत का पैगाम भेजा। उस ज़माने में कलिंगा एक आज़ाद और ताकतवर रियासत होती थी, जो कि मौर्य सल्तनत के मातहत नहीं आती थी। ये रियासत अपनी तिजारत और समंदरी रास्तों की वजह से मशहूर थी। यहाँ के हुक्मरान ने अशोक की इताअत से साफ इनकार कर दिया। अशोक ने एक अजीम फ़ौज लेकर कलिंगा पर चढ़ाई कर दी। दोनों फ़ौजों के दरमियान शदीद खुरेज लड़ाई हुई। आखिर में अशोक की फ़ौज की जीत हुई और कलिंगा तबाह हुए। बताया जाता है कि इस जंग में 1 लाख कलिंगा फ़ौजी अशोक ने कत्ल करवाए और 1.5 लाख लोगों को कैदी बना लिया। बेशुमार अफराद ज़ख्मी भी हुए। जंग के बाद हर तरफ लाशों के ढेर, तबाहशुदा देहात और बर्बादी के मनाज़र देखने को मिले। मैदान जंग में इंसानी खून की नदियाँ बहने लगीं। लेकिन आज हिंदुस्तान में अशोक को सम्राट माना जाता है। उसके दौरे हुकूमत को भारत का सुनहरी दौर कहा जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ अपनी रियासत की तोसीई के लिए लाखों कलिंगों को कत्ल और इतनी ही तादाद में इंसानों को ग़ुलाम बनाने वाला राजा अगर आज सम्राट है, अजीम है, तो औरंगज़ेब आलमगीर क्रूर और जालिम कैसे। इसी तरह मौर्य सल्तनत के ज़वाल के बाद अपनी सल्तनत का दायरा वसी करने और हिंदू मत के इहया के लिए पुष्पामित्रा शांगा ने बुद्धिस्टों की नस्लकुशी की। हज़ारों की तादाद में बुद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कराया, उनकी खानकाहों में आग लगा दी, मजहबी किताबों को नजर आतिश कर दिया। यहाँ तक कि एक
بدھ بھکشو کے سر کی قیمت 100 سونے کے سکے رکھے، لیکن آج کیا ہندو اسے ظالم اور کرور کہیں گے؟ اگر پشپا مترا بدھسٹوں کی نسل کشی کرنے کے بعد بھی برہمنوں کا ہیرو ہے، تو پھر مغل شہنشاہ اورنگزیب باغیوں کی سرکوبی کرنے کی وجہ سے ظالم اور کرور کیسے ہو گئے؟ زیادہ دور نہ جائیں، آزادی کے بعد کا ہی ایک واقعہ لے لیں۔ 1980 کا دور تھا جب ہندوستانی ریاست پنجاب میں دہشت گردی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ کئی ہندو اور سکھ رہنماؤں کو قتل کر دیا گیا۔ خالصتان تحریک کے روح رواں جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کی اکثریت پسندوں نے سرکاری عمارتوں اور تنصیبات پر حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پنجاب میں عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ جرنیل سنگھ کا مطالبہ تھا کہ پنجاب کو ایک الگ خالصتانی ریاست بنایا جائے۔ مرکز میں کانگریس کی حکومت تھی، اندرا گاندھی پردھان منتری۔ اب اندرا گاندھی کے پاس دو راستے تھے۔ پہلا، جرنیل سنگھ کی بات مان کر پنجاب اس کے حوالے کر دیتی، اس صورت میں ملک ایک بار پھر ٹوٹ جاتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ جرنیل سنگھ کی بغاوت کچل دیتی۔ کسی بھی باغیرت اور بہادر حکمران کی طرح اندرا گاندھی نے بھی دوسرا راستہ اپنایا، یعنی بغاوت کو کچل دیا۔ جرنیل سنگھ نے سکھوں کے سب سے مقدس مقام اکالی تخت کو اپنا ٹھکانہ، اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ اکالی تخت میں فوج بھیجنے کا مطلب سورن مندر کی حرمت کو پامال کرنا تھا، لیکن اندرا گاندھی نے ملک کی سالمیت کے لیے یہ فیصلہ بھی لے ہی لیا، جس کی قیمت بعد میں انہوں نے اپنی جان دے کر چکائی۔ جنگی ٹینک، توپ، میزائل، گولہ بارود سے لیس ہندوستانی فوج نے 5 جون 1984 کو اکالی تخت پر دھاوا بول دیا۔ دونوں جانب سے اندھا دھند گولیوں کی برسات ہوئی۔ ہندوستانی فوج نے اکالی تخت پر ٹینکوں سے اتنے گولے برسائے کہ اکالی تخت کی عمارت دہل اٹھی۔ سینکڑوں افراد کی لاشیں اکالی تخت میں بچھ گئیں۔ جرنیل سنگھ مارا گیا اور اس طرح بغاوت کو کچل دیا گیا۔ اندرا گاندھی کے حکم پر سکھوں کے سب سے مقدس مقام پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن کیا آج کسی کے اندر ہمت ہے جو اندرا گاندھی اور جرنیل سنگھ پر فلم بنا کر اندرا گاندھی کو ولن اور جرنیل سنگھ کو ہیرو دکھا سکے؟ اورنگزیب عالمگیر کو ہندوؤں کا دشمن کہنے والے کیا اندرا گاندھی کو سکھوں کا دشمن کہیں گے؟ اگر نہیں تو پھر مغل شہنشاہ بغاوت کو چل کر ہندوؤں کے دشمن کیسے ہو گئے؟ دوستو، بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغلوں اور دوسرے راجاؤں کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، جو لڑائیاں ہوئیں، ان کی نوعیت، ان کی حیثیت خالص راجنیتک تھی، سیاسی تھی۔ مذہب یا دھرم کا اس میں کوئی شائبہ بھی موجود نہیں تھا۔ جو طاقتور تھا وہ جیت گیا اور جو کمزور تھا وہ ہار گیا۔